ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यह है कि जो एपीए है, एपीए मैनुअल या एपीए फॉर्मेट, ये दो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। इसमें मेरा 6th एडिशन है, जो आपके कोर्स का हिस्सा है। और ये बेसिकली अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है जिनका ये मैनुअल है। और ये हमें बेसिकली बताता है कि हाउ टू गिव साइटेशन एंड हाउ टू प्रोवाइड रेफरेंसेस ऑफ द साइटेशन, कि जब हम दूसरों के वर्क को अपने स्टडी का हिस्सा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल है जो मैंने लिखा है, लेकिन उसी आर्टिकल के बारे में आप वो पढ़ रहे हैं और उसी आर्टिकल के रिलेटेड आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि मुझे अपने आर्टिकल में रेफर करते हैं, साइट करते हैं कि तारिक सलीम गयूर जो है उसने ये बात कही है, और फलां जो शख्स है उसने ये बात कही है। तो इस तरह से मल्टीपल आथर्स होते हैं जिनको हम अपने डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाते हैं, और उसको हम साइट करते हैं अपने सॉर्ट ऑफ जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं, अपना थीसिस वर्क कर रहे होते हैं, या जो भी हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एपीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। दूसरी जो हमने डिस्कशन की थी वो प्लेजिज्म के बारे में थी। प्लेजिज्म ये होता है कि हम दूसरों के आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं एज आवर आइडियाज़, जो कि पूरी दुनिया में बैन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं प्लेजरिज्म। और सेकंड चीज़ आती है सेल्फ प्लेजरिज्म। तो ये भी होता है कि हम वो आइडियाज़ जो हम पहले किसी आर्टिकल में या बुक में लिख चुके होते हैं, राइट कर चुके होते हैं, शेयर कर चुके होते हैं, उसको दोबारा से नए आर्टिकल में वही उसी तरह के आइडियाज़ को प्रेजेंट करना, और विदाउट रेफरिंग टू द प्रीवियस वर्क। यानी ये बताना कि ये जो मैं अभी काम कर रहा हूँ ये मेरा बिल्कुल नया काम है, पुराने काम को आप जो है वो उस तरह से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये भी सेल्फ जो प्लेजिज्म है ये भी अलाउ नहीं होता कि आप बार बार उसी काम को प्रेजेंट करते रहें। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो बात है इन टेक्स्ट साइटेशन में, कि आपने जब आप एक डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं, एक लिटरेचर व्यू बना रहे होते हैं अपना, तो उसमें इसको साइट कैसे करना है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। यानी मैं एक डॉक्यूमेंट आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो में आपको नजर आएगा, शायद अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी देन यू विल रियलाइज कि ये जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा कि ये किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट हुई हुई हैं। तो ये मैं छोटा सा एक सेकंड लिटरेचर व्यू का हिस्सा है मेरा, एक मैं काम कर रहा हूँ, तो उसके उसमें से मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये जो आपका लिटरेचर व्यू है उसमें किस तरह से ये चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं। तो ये देखें, ये एक स्क्रीन पे अभी मैं शो कर रहा हूँ अपने पास। तो ये मैं रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसमें आप ज़रा दोबारा देख लीजिएगा कि जो भी आप एक पैसेज लिखते हैं आप लिटरेचर व्यू में, उसको कोट लाजमी करते हैं अदर देन इंट्रोडक्शन पैक अपना पैसेज। तो यहाँ पे मैंने जो सेकंड पैसेज शुरू हो रहा है मेरे पास बैट्स के नाम से। तो बैट्स 2015 डिफाइंस डिजिटल टेक्नोलॉजिकल इंक्लूड्स ऑल टूल्स एंड इक्विपमेंट, एंड ये जो भी बात बैट्स ने कही है उसको मैंने बैट्स 2015 के साथ आगे एक वर्ब यूज़ किया और फिर उसको मैंने एक्सप्रेस किया है। इसी तरह से जो मेरा अगला पैसेज आ रहा है उसमें मैंने लाइन लिखी है सारी, और लाइन के एंड पे मैंने लिखा हुआ है जोंग एंड एकमैन 2007। ये आपको अभी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, लेकिन जो आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा उसमें ये चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आप दो तरह से इसको कोड कर सकते हैं। या तो पैसेज के शुरू में लिखेंगे, जब आप इसको पैसेज के शुरू में लिखेंगे तो पहले नाम आएगा आथर का या आथर्स का, और उसके बाद ईयर आएगा। ठीक है, और उसमें कोमा यूज़ नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको पैसेज के एंड पे लिखेंगे तो आप आथर्स के नाम से शुरू में भी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और आखिर में भी स्मॉल ब्रैकेट शुरू करेंगे, और ईयर को, नेम्स को, यानी आथर नेम्स को यानी डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉमा यूज़ करेंगे। तो ये इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप शुरू में लिखेंगे या फिर इसको एंड पे लिखेंगे। थर्ड होता है कि दरमियान में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में कम यूज़ होता है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, तो हम ज़्यादातर या शुरू में लिखते हैं या दरमियान में लिखते हैं। अभी यहाँ पे जैसे अकॉर्डिंग टू ब्लर्टन, तो ये शुरू में आ रहा है, तो उसमें ब्लर्टन का नाम आ गया, उसका ईयर जिसमें उसने आर्टिकल या बुक लिखी है तो उसका ईयर आ गया। ऐसे ही यूनेस्को ने एक डॉक्यूमेंट दिया 2000 में, उसका उसका मैंने हवाला दिया हुआ है। और नेक्स्ट पेज पे इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हर मैंस एसेट्रा, यानी ज़्यादा लोग हैं, जब 4 या 5 से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम एट ऑल यूज़ करते हैं, इसको हम एट ऑल पढ़ते हैं, यानी वगैरह वगैरह जिसे हम कहते हैं उर्दू में, तो फलां फलां ने ये बात कही है, तो वैसे इंग्लिश में इसको एट ऑल कहा जाता है। ठीक है। और इसमें 2008 में उन्होंने ये बात की है, तो ये मैंने शुरू में रेफरेंस अगर यूज़ किया है फुल स्टॉप के बाद, तो मैं इसको इस तरह से यूज़ करूँगा कि पहले आथर का नेम आएगा फिर ईयर आएगा, और अगर मैं एंड पे लेके जाऊँगा लाइन के तो फिर कॉमा के साथ इसको मैं सेपरेट करूँगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आप सेकंड लास्ट पे करेंगे तो इसको कॉमेंट करेंगे। अब ये साइटेशन का तरीका है। दूसरा बेटा तरीका होता है रेफरेंसेस का। अभी मैं आपको रेफरेंसेस भी दिखाता हूँ कि रेफरेंसेस कैसे होते हैं। ये मैं रेफरेंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है।
तो ये रेफरेंसेस है कुछ जो मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। सॉरी, ये मैं शॉर्ट फाइल ओपन किया है। ये रेफरेंसेस हैं जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ओके, रिसर्च रेफरेंसेस। अच्छा, ये कुछ रेफरेंसेस हैं। तो ये देखें, यहाँ पे पहला जो रेफरेंस है वो हायर का है, और उसके बाद कॉमा है, और फिर जे एफ है, और उसके बाद दूसरा नाम है रिशर का, फिर जे उसका यानी एब्रीवेटेड आ रहा है, फिर स्टॉट्समैन का है, इस तरह से ये लिखा हुआ है सारा। और उसके बाद उसका ईयर आ रहा है जिसमें उसने आर्टिकल पब्लिश किया है, उसके बाद उसका टाइटल आ रहा है, उसके बाद उसका फिर जर्नल आ रहा है जिसमें उन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया है। तो इस तरह से जो एक जर्नल है उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि पहले नेम आता है, और उसके बाद टाइटल आता है, टाइटल ऑफ द या टॉपिक ऑफ द सर्च आता है, और उसके बाद फिर जनरल नेम आता है, और जनरल नेम के बाद फिर उसके बाद उसका वॉल्यूम आ रहा है और एडिशन आ रहा है। ये 40 वॉल्यूम है, और इसका 3 एडिशन, और उसके बाद पेजेस, जिन नंबर ऑफ पेजेस पे वो प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से आप एक जर्नल का रेफरेंस दे रहे हैं, ऐसे आप बुक का रेफरेंस देते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि टू प्रोवाइड रेफरेंस ऑफ द साइटेशन, कि जो आपने साइटेशन यूज़ की होती हैं अपने लिटरेचर व्यू को, उसको फिर हम एट द एंड ऑफ द जो रिपोर्ट राइटिंग होती है रेफरेंसेस लिस्ट में, हम उसको कोट कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप जो चीज़ जिनको पर्सन को आप कोट कर रहे हैं या रेफर साइट कर रहे हैं या रेफर कर रहे हैं, उनके साथ उनके जो वर्क है, जो उनका, चाहे वो बुक है, चाहे वो पीस ऑफ आर्टिकल है उसका, या कोई अखबार है उसमें उनको कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ है, या कोई बुक है उसका चैप्टर में पब्लिश हुआ हुआ है, उसके बारे में हम उसका रेफरेंस प्रोवाइड करें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, उस फॉर्मेट पे हम वापस मैं आ रहा हूँ, उसमें इसी जो फॉर्मेट है उसी को मैं दोबारा डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसमें जब हम साइटेशन करते हैं, मैंने बताया कि साइटेशन दो तरीके से करते हैं हम, मोस्टली शुरू में या फिर आखिर में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल कॉमा 2009। ठीक है, तो ये एक तरीका है इसको प्रेजेंट करने का, जब हम आखिर में करेंगे पैसेज के। जो आपकी स्क्रीन है ना, उसमें जो फर्स्ट फर्स्ट इसका जो डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट पेज है, उसको ज़रा फर्स्ट पेज पे देखें ज़रा शाकिर। फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है इन टेक्स्ट साइटेशन का जो टॉपिक है, इन टेक्स्ट साइटेशन जो टॉपिक है आपका फर्स्ट पेज पे, उस पर ज़रा जाइएगा। अगर फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पेज आप नीचे जा रहे हैं, फिर सबसे पहले पेज पे जाना है आपने। हाँ, यहाँ पे तो इन टेक्स्ट साइटेशन में ये आपको टॉपिक मिल रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर लें, स्मॉल कॉमा 2009, मिडल में ये आपको नाम मिल रहा है। तो ये इन्होंने बताया कि किस तरह से आप इसको रेफर कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, और इसको नेक्स्ट इसका आ रहा है पैराफ्रेजिंग का है, जो मैंने पहले बात कही थी आपको शॉर्टली, कि जब हम किसी को रेफर करने जा रहे होते हैं, साइट करने जा रहे होते हैं, तो उसके आइडियाज़ को एज इट इज़ नहीं हम ले लेते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, उसको पैराफ्रेज करते हैं इन आवर कॉन्टेक्स्ट, इन आवर वर्डिंग, कि हम इससे क्या मतलब ले रहे हैं, या ये किस तरह से मेरे टॉपिक से रिलेट कर रहा है। यानी दूसरे पर्सन की जो सोच है, जिस सोच पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस सर्च आइडिया पे मैं काम कर रहा हूँ, उससे कैसे रिलेट कर रही है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि आप अपने पैसेज को पैराफ्रेज करते हैं। ठीक है, तो पैराफ्रेजिंग क्या है, कि पैराफ्रेजिंग इज यूज व्हेन यू टेक समवन एल्स डायरेक्ट कोट एंड स्टेट देयर आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। यानी आप बात दूसरों की है, लेकिन अंदाज आपका है, कहना वही है जो दूसरे ने कहा। ये नहीं कि बात गोलमोल कर देनी है, ये डिफरेंट करनी है, बात वही कहनी है लेकिन अपने वर्ड्स में कहनी है। सो चेंजिंग अ फ्यू वर्ड्स हियर एंड देयर इज अ स्टिल कंसीडर प्लेजिज्म इवन इफ यू डू नॉट साइट द ऑथर। तो इसके लिए आप, ये जरूरी है कि आप साइट करें ऑथर को, कि आपने जिसका आइडिया लिया है, जिसको आप अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं, उसको रेफर करें कि फलां पर्सन ने ये बात कही है, और उसका ईयर मेंशन करें कि इस आर्टिकल में उसने कही है, बुक में कही है, उसको साथ आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका कोडिंग डायरेक्टली भी है, कि आप दूसरे के जो काम है उनको डायरेक्टली कोड कर सकते हैं। इसमें भी ये कहा जाता है कि ऐसा काम जो बहुत ज़रूरी होता है, जैसे डेफिनेशंस होती हैं, या बाद ऐसी बातें होती हैं जिसको एज इट इज़ कोड किया जाता है, जिसमें चेंज नहीं किया जाता, उनको फिर हम आपकी जो कोटेशन, जैसे डबल कोटेशन कहते हैं, उसके साथ शो करते हैं या लिखते हैं। यानी जब आप वो बात लिखेंगे, तो मतलब मैंने वो बात कही है, तो आप लिखेंगे गयूर डिस्क्राइब, और उसके बाद फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। जैसे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं होती, तो इसमें फिर आप डायरेक्ट स्पीच यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ नहीं करेंगे। यानी वो उसी पर्सन को कोड करेंगे जिसने वो बात कही है, और उसके वही वर्ड्स कोड करेंगे जो उसने बात कही है, और उसको फिर आप कोटेशन लगाएंगे उसके साथ। और उसके लिए जो हमें गाइडलाइन है वो ये है कि आप 15 से 20 वर्ड से ज़्यादा किसी को कोट ना करें।
आप किसी की बहुत बड़ी बात भी अगर आपने कोट करनी है तो मैक्सिमम 15 से 20 वर्ड का कोट होना चाहिए, अदरवाइज 5-7 वर्ड का एक मैक्सिमम कोड या एक आध लाइन का मैक्सिमम कोटेशन में आप डाटा दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बात आ रही है इसमें नोट्स में साइटेशन प्लेसमेंट की है। जैसे मैंने बात की कि हम मोस्टली शुरू में, अगर आप पेज नंबर, ये पेज नंबर बेटा है ज़रा 3 के शुरू में साइटेशन प्लेसमेंट पे, यहाँ पे आइएगा, जल्दी कीजिएगा ज़रा, टाइम इज शॉर्ट। पेज नंबर 3 पे आ गए हैं आप, वेरी गुड। तो साइटेशन जो है बेसिकली आप शुरू में कर सकते हैं, मिडिल में कर सकते हैं और एंड पे करते हैं। तो जब आप शुरू में करेंगे, जैसे मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि आप उस पर्सन का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रैनकेनस्टाइन 2006 ब्रैकेट्स में। तो शुरू में करेंगे तो आप जो भी आथर होगा उसका नाम शुरू में आएगा, और उसका जो ईयर होगा वो ब्रैकेट्स में बाद में आएगा, उसके दरमियान में कॉमा नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आथर नेम पहले आएगा और ब्रैकेट्स में नाम आएगा, लेकिन कॉमा साथ में यूज़ नहीं होगा। अगर आप मिडिल में करना चाह रहे हैं तो फिर आप मिडिल में कॉमा डालेंगे जहां ब्रेक कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उस पर्सन को आप रेफर करेंगे, उसका नाम, जैसे यहाँ पे लिंच लिखा हुआ है 2007, तो जैसे आफ्टर लुकिंग इनटू द इशू लिंच 2007 स्टेटेड दैट द फाइंडिंग्स वर नॉट वैलिड, तो एक स्टेटमेंट दी हुई है, तो कैसे आपने को रेफर किया है वो उसको बताया गया है। एंड पे करेंगे तो मैंने जैसे बताया था कि उस जो भी वो लाइन्स होंगी या एक सिंगल लाइन होगी या स्टेटमेंट होगी, उसके आखिर में फुल स्टॉप के अंदर, यानी फुल स्टॉप से पहले उस पर्सन का नाम आएगा जो ऑथर होगा। जैसे यहाँ पे विंडोस्ट 2004 का रेफरेंस दिया हुआ है, और उसको आप देख भी रहे हैं कि आप कैसे रेफर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो टॉपिक है साइटेशन विद डायरेक्ट कोड, उसमें फिर आप ये है कि पेज नंबर बताएंगे एग्जैक्टली कि किस बुक का, किस आर्टिकल का पेज नंबर है जिससे आप डाटा एज इट इज़ ले रहे हैं, और उसको कोटेशन में लिखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, उसको आप कोटेशन में देंगे और साथ में पेज नंबर देना लाजमी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जब डायरेक्टली कोटेशन में एज इट इज कोट करेंगे किसी भी पर्सन के, उन्हीं वर्ड्स को आप अपने आर्टिकल का या रिपोर्ट राइटिंग का हिस्सा बनाएंगे जो उसने लिखे होंगे, वो जरूरी है आपके लिए इसको कोट करना। तो फिर वो उन अल्फाज के शुरू में और आखिर में आप डबल कोटेशन डालेंगे, और साथ में वो बुक का रेफरेंस नंबर, रेफरेंस के अलावा साइटेशन के अलावा पेज नंबर भी देंगे कि ये बात किस पेज पे हो रही है, ठीक है। याद रहेगा आपको ये बात जो मैं कह रहा हूँ? ओके। अच्छा, मोस्टली हम इसी तरह इसको यूज़ करते हैं। अगर, और ये इसकी रिकमेंडेशन ये है कि ज़्यादा हम नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप एक आप 20 पेज का या 30 पेज का एक आप लिटरेचर व्यू लिख रहे हैं और उसमें आप हर हर चीज़ को आप डबल कोट करते जा रहे हैं, डबल कोट करते, ऐसे नहीं होता। डबल कोट से नो डाउट समटाइम प्लेजिज्म कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है प्लेजिज्म के वो डबल कोट को कंसीडर समटाइम नहीं करते, तो नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए उससे प्लेजिज्म कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ऐसा करना बेटा इंतहाई बहुत बड़ी गलती है, हमाकत है, बेवकूफ़ी है, ऐसा अलाउ नहीं होता। आप पूरे आर्टिकल्स में कहीं कहीं पे आप 2 4 5 अल्फाज को कोट कर सकते हैं जो बहुत ज़रूरी हो। मैं फिर कह रहा हूँ, नॉट फ्रिक्वेंटली, नॉट नॉट ऑफनली, बल्कि रेयरली और वेरी फ्यू सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट कोटेशन यू कैन प्रोवाइड। मल्टीपल नहीं कर सकते, मैनी टाइम नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद अगला आ रहा है मल्टीपल साइटेशन बाय सेम ऑथर इन द सेम पैराग्राफ। तो समटाइम ये भी होता है कि एक ही ऑथर को आप 2 दफ़ा कहना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके जैसे यहाँ पे एक आइडिया दिया हुआ है, स्टडी बाय टोनन एंड ब्राइजेस 2007, और पूरा उन्होंने पहली स्टेटमेंट दी है, उसके बाद फिर आखिर में दोबारा दिस स्टडी वेंट ऑन टू शो अ डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक प्रोग्राम। तो 2 दफ़ा एक ही स्टडी को उन्होंने कोट किया है, तो ये अलाउ है, आप एक स्टडी को 2 दफ़ा कोट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर यहाँ पे हम गौर करें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, टू कोट द मल्टीपल, टू साइट द मल्टीपल ऑथर्स फॉर द सेम सोर्स, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी है। ये जो भी आपके सामने स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, तो इसमें आप मोस्टली ये होता है कि जब वन ऑथर होता है उसका नाम आ जाता है, जैसे मेरा नाम तारिक सलीम गयूर है, तो आखिरी जो नाम होता है ऑथर का, जो उसका लास्ट नेम होता है, उसको ही कंसिडर किया जाता है, और जो उसका फर्स्ट या सेकंड नेम होता है उसको नहीं किया जाता। अगर एक पर्सन का नाम 4 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है, तो उसमें पहला लफ्ज़ भी छोड़ देंगे, दूसरा भी छोड़ देंगे, तीसरा भी छोड़ देंगे, चौथे नेम को हम कंसिडर करेंगे। अगर किसी का 3 का वर्ड का नेम है तो तीसरे वर्ड को, लास्ट वर्ड को कंसीडर करेंगे। अगर किसी का 2 का है तो फिर 2 का, यानी जैसे मोहम्मद असलम है तो असलम को हम कंसीडर करेंगे, मोहम्मद को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये बात भी हमने याद रखनी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूँ। और इसमें देखिए फर्स्ट जो ऑथर है स्मिथ है, तो स्मिथ 2007। अगर 2 ऑथर्स हैं तो उसमें फिर एंड यूज करेंगे हम,
क्या यूज करेंगे? एंड। मतलब जैसे स्मिथ एंड थॉमस है 2007, तो इसमें ये चूंकि दो लोग थे तो उन्होंने मिलकर एक बुक लिखी है, तो स्मिथ एंड थॉमस, या स्मिथ एंड थॉमस ने मिलकर कोई रिसर्च आर्टिकल लिखा है तो स्मिथ एंड थॉमस, और ब्रैकेट में फिर उसका ईयर आ जाएगा। अगर तीन लोग हैं फिर वैसे ही होगा, स्मिथ थॉमस कॉमा एंड, यानी ये कॉमा लगाना जरूरी है, स्मिथ कॉमा थॉमस कॉमा एंड जॉन्स 2007। अगर ऐसे ही इसमें ज़्यादा लोग आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ आप ये करते हैं कि चार पाँच छः लोग हो जाते हैं, तो जैसे मैंने कहा था एट ऑल आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्मिथ के बाद कॉमा आएगा, अगर पाँच लोग हैं, छः लोग हैं, चार लोग हैं, तो आप फिर यानी उसमें ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर 3 to 5 ऑथर्स parenthetical citation subsequent parenthetical citation। इसमें ये कि एक आप बार बार उसको यूज कर रहे हैं, तो स्मिथ कॉमा एट ऑल 2007, ये है कि उसको आप यानी बार बार नहीं लिखना चाह रहे तो आप इसको इस तरह शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे स्मिथ थॉमस एंड जॉन्स लिखा 2007, उसको दोबारा आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो इसको फिर आप स्मिथ कॉमा एट ऑल 2007 कर लेंगे, इसका मतलब ऊपर वाला साइटेशन ही होगा। अच्छा, अगर आपके जो नंबर ऑफ साइटेशंस हैं, साइटेशन सॉरी नंबर ऑफ जो ऑथर्स हैं वो 6 या 7 या 8 हो जाते हैं, यानी 5 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर आप लिख सकते हैं स्मिथ एट ऑल, इसमें कॉमा यूज़ नहीं होगा, और उसके बाद फिर फुल स्टॉप आएगा, एट के बाद ऑल के बाद फुल स्टॉप आएगा, फिर कॉमा आएगा जो सेपरेट कर रहा है नेम्स को ईयर के साथ 2007। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको यूज़ करेंगे अगर आपके ज़्यादा ऑथर्स हो जाते हैं। और इसमें इसी तरह से इसको फॉलो किया जाता है। ये दो तीन पैटर्न्स हैं जिसमें सिंगल ऑथर को कैसे किया जाता है, डबल ऑथर्स को कैसे किया जाता है, 3 ऑथर्स को कैसे किया जाता है, और 5 या 6 ऑथर्स को कैसे किया जाता है, इस पे ये डिस्कशन थी। अच्छा, ये आगे स्टडी आ रही है साइटिंग सेकेंडरी सोर्स। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे it is always best to read the original primary source, but sometimes this is difficult to find the original work was published in another language or was published in a book that is difficult to obtain. In such case, you would need to cite the original primary source in the text of the paper, but you would provide a reference to a reference list for the secondary source. इसमें ये होता है, मसलन मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ और उस आर्टिकल में जैसे मैंने कहा कि मेरे आर्टिकल्स में बहुत सारे आपको साइटेशंस मिल जाती हैं, तो वहां से अगर किसी को आप साइट कर रहे हैं तो आप करेंगे अकॉर्डिंग टू स्किनर, जैसे लिखा हुआ है एज साइटेड इन फ्रॉड। तो ये जो फ्राइड है, तो फ्राइड 1923 में उसने ये बात कही थी, उसने अपने आर्टिकल में ये बात कही थी, लेकिन उसको किसी और आर्टिकल में स्किनर ने उस पर बहस की है। तो आप स्किनर के आर्टिकल से बेसिकली सॉरी साइटेड कर रहे हैं ना फ्राइड, तो फ्राइड जो है उसके आर्टिकल से आप जो है ना वो स्किनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इन द रेफरेंस लिस्ट में आप लिखेंगे स्किनर BF 1907, और चूंकि ये देखें ना उसका 1923 का काम था, ठीक है, उसने 1974 में उसको साइट किया हुआ है, तो उसके आप इस तरह से फिर करते हैं, लेकिन ये बहुत रेयरली हम करते हैं, मोस्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑथर को ही कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार हमें ऐसा होता है कि कोई हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, तो हम इस तरह से उसको किसी के साइटेशन को इस तरह से साइट कर सकते हैं अगर उसने अपने आर्टिकल में किया। लेकिन असल में पर्पज़ ये होता है कि आप ओरिजिनली ऑथर्स को साइट करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल जो प्रैक्टिस है उसमें ये होता है कि हम लोग आर्टिकल्स लेते हैं और उसमें से जो टॉपिक से रिलेटेड हमें नज़र आती हैं स्टेटमेंट्स, उसको हम अलग लिख लेते हैं, और उसके बाद उनके रेफरेंसेस को भी नोट कर लेते हैं और उसको फिर रेफरेंस लिस्ट का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन असूल ये कहता है कि अगर आप एक्चुअल पेपर को नहीं रीड कर रहे तो आप उनको साइट करें जिनके पेपर से आपने उसको रीड किया है। ठीक है, दोनों को साइट करें, यानी एक पेपर मैंने लिखा है उसमें मैंने 50 रेफरेंसेस दिए हैं, उसमें से 5 आपने सेलेक्ट किए हैं, तो आप 5 जो हैं उनको आप उनको भी रेफर करें, जिस जिन यानी मेरे मुझको भी रेफर करें साथ में, ये मकसद ये है। ठीक है, और उसके बाद जो अगला पेज ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 5 प्लीज। ये यहाँ पे ये डिस्कशन थी स्किनर के हवाले से, और उसके रेफरेंस कैसे दिया है, इसको उसको साइटिंग सेकेंडरी सोर्स के तौर पे कैसे बताया गया। अच्छा, पेज नंबर 5 ओपन कीजिएगा ज़रा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, बेसिकली जो हमने ये आज के डे का टॉपिक था, जो हमने आज बात करनी थी। मैं शाकिर का शुक्रगुजार हूँ, उनकी इसकी मदद से आज मेरे लिए पॉसिबल हो सका, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ।
चूँकि मेरे लैपटॉप में चूँकि माइक कनेक्ट नहीं हो रहा था LMS पे, तो मुझे मोबाइल पे ही क्लास लेनी पड़ी और मोबाइल में मुझसे फाइल शेयर नहीं हो रही थी। तो थैंक यू शाकिर। ओके, एनी हाउ, अच्छा यहाँ पे जो आज के जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो ये है कि आपने रेफरेंस कैसे करना है। साइट करना हमने सीख लिया कि सिंगल सोर्स का सिंगल ऑथर कैसे साइट करना है, डबल ऑथर कैसे साइट करना है, थ्री ऑथर्स को कैसे साइट करना है, फाइव सिक्स ऑथर्स को कैसे साइट करना है। अब जिनको हमने साइट किया था उनकी जो वर्क है उनको कैसे रेफर करना है, तो उसमें बुक को कैसे रेफर करना है और आर्टिकल्स को कैसे रेफर करना है, ये बड़ा ज़रूरी है इसको जानना। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जब भी किसी बुक को रेफर करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बुक में आप सबसे पहले लिखते हैं ऑथर नेम। ठीक है, यहाँ पे ऑथर नेम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ऑथर नेम आ रहा है सबसे पहले। उसके बाद ईयर लिखेंगे उसका, और उसके बाद टाइटल ऑफ बुक लिखेंगे, फिर उसकी प्लेस ऑफ पब्लिशिंग लिखेंगे, और फिर पब्लिशर नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है चिटी D 2003, ये एक्स बुक बाय सिंगल ऑथर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल बुक बाय सिंगल ऑथर। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है चिटी D 2003। तो बेसिकली ये जो चिटी है ये उसका सेकंड नेम है ऑथर का, उसको आप यहाँ पे पहले लेके आएंगे हम, और कॉमा के बाद उसका फर्स्ट नेम पे डॉट लगाएंगे, और फिर 2003 में ये पब्लिश हुई है, और फिर उसका ये नाम लिखा हुआ है जिस टाइटल के थ्रू उसने ये बुक पब्लिश की थी, और फिर आगे लिखा हुआ है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क मीन्स कि ये कंट्री है, न्यूयॉर्क उसकी स्टेट है अमेरिका की, और उस प्लेस पे ये पब्लिश हुई है। और उसके बाद आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ये वो पब्लिशर है जिसने प्रेजेंट की है। तो अगर आप लोकली थोड़ा सा जानते हैं, आपने मार्केट से अक्सर डोगर सन्स की या मजीद बुक डिपो की या इल्मी वालों की बुक्स खरीदी होंगी, तो उसमें फॉर एग्जांपल मैंने एक किताब लिखी है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के नाम से 2020 पे। तो अब मेरा नाम है तारिक सलीम गयूर, तो इसमें तारिक सलीम गयूर, तो जो गयूर है वो सबसे पहले आएगा, और उसके बाद कॉमा आएगा। आगे मेरा फर्स्ट नेम जो है उसका सिर्फ टी आएगा, टी डॉट, क्योंकि हम इसको एब्रीवेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है टी डॉट के बाद जो है हम स्लीम का एस डॉट लगाएंगे, और उसके बाद ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे 2020, और फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर बुक का नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, वो लिखेंगे, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे, और उसके बाद लिखेंगे लाहौर, अगर वो लाहौर से पब्लिश हुई है। तो उसके बाद कॉलम देंगे, और उसके बाद पब्लिशर कौन है जी, मजीद बुक डिपो, तो मजीद बुक डिपो का नाम आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा आप APA फॉर्मेट में काम करते हैं। और अगर ये दो लोगों ने रेफर किया हुआ है, आपने दो लोगों ने बुक लिखी है, तो उसमें जो पहला ऑथर है, मसलन यहाँ पे अगर इसके नीचे देखें एग्जाम्पल के तौर पे बुक बाय 2 और मोर ऑथर्स, तो इसमें लिखा हुआ है ये रोजलिनी, रोसलिनी जी एंड वार्डन। तो इसमें ये दो लोग हैं, रोसलिनी और वार्डन। तो इन्होंने ये बुक लिखी है 2004 में, और उसका टाइटल आगे आ रहा है, और आखिर में लिखा हुआ है सेंटर सिटी। अब ये किसी कंट्री का सिटी है, मुझे नहीं पता ये कौन सा कंट्री है सेंटर सिटी, शायद लंदन का हो, शायद किसी और यूरोपियन कंट्री का हो। और आगे उसका पब्लिशर नेम लिखा हुआ है हेजल्टन। ठीक है, और ऐसे ही आखिर में बेटा दिया हुआ है ग्रुप ऑफ ऑथर्स, यानी अब ऑथर्स जो है वो दो नहीं है बल्कि ज़्यादा है, जैसे आर्टिकल में होता है वैसे यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ ऑथर्स में आप क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन एक्सप्रेस 2009, और यहाँ पे इसकी एग्जांपल है ऑथर्स नेम, टाइटल ऑफ द, ये टू आ गया, और इसमें एग्जांपल आ रहा है जी टाइटल बुक, प्लेस ऑफ पब्लिशन, और पब्लिशर नेम। यानी इसमें आप सबका ऑथर्स का नाम नहीं लिख सकते, तो आप जस्ट ये बता दें कि बुक का टाइटल क्या है, उसके बाद पब्लिश कब हुआ है उसका ईयर बता देंगे। ठीक है, और उसके साथ पब्लिशर कौन है वो बता देंगे, साथ में उसका DOI नंबर होता है वो आप प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, किसी को पता है DOI क्या होता है? इसको बेटा पता है DOI क्या होता है? जी, किसको पता है DOI क्या होता है? इसे कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर ये बेसिकली आपके जितने भी आपके ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनके अर्ल्स होते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल रिसोर्स कहते हैं। तो जो URL होता है वो बहुत बड़े भी होते हैं, छोटे भी, स्मॉल भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। जैसे www.google.com,
ये एक यूआरएल है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, वेबसाइट का एड्रेस है। ऐसे ही वेब पेजेस होते हैं, उनके एड्रेसेस होते हैं, तो उनका जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बाद में हमें ये डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर मिला, जिसमें इसको बहुत ब्रीफ फॉर्म में एक यूनिवर्सल कोड दे दिया गया हर वेब पेज को और हर वेबसाइट को, जिससे उसको ओपन करना आसान हो गया। तो इसलिए इसको DOI कहा जाता है, इसलिए आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, कि बेहतर है आप पूरा वेब रेफरेंस दें, इसके बजाय आप सिर्फ DOI दे देंगे तो काफ़ी होगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट को कैसे कोड करना है उसके हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप अल देने की बजाय पहले हम लिखते थे रिट्रीव फ्रॉम, जिस वेबसाइट का एड्रेस होता था वो देते थे, डेटेड लिखते थे कि इस डेट को हमने किया है। तो आप उसकी बजाय हम ये लिखते हैं कि आप जस्ट उसका DOI जो है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर कोड जो है वो उसे प्रोवाइड कर दें, दैट वुड बी सफिशिएंट। सो नेक्स्ट पेज पे आइएगा ज़रा। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे क्या आ रहा है जी? अब इसमें जो दूसरी बड़ा डिस्कशन है ना, वो है थोड़ी सी आर्टिकल्स के हवाले से। जैसे आप यहाँ पे बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, वैसे बेटा आप आर्टिकल्स का रेफरेंस देते हैं। और इसके लिए आप पेज नंबर पे आ जाए 7 पे, पेज नंबर 7 पे आए प्लीज़, पेज नंबर 7 पे प्लीज़। और पेज नंबर 7 के आखिर पे यहाँ पे लिखा हुआ पेरियोडिकल्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़ आर्टिकल्स। तो उनको कैसे आपने करना है, इसके हवाले से यहाँ पे गाइडलाइंस हैं। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो जर्नल के रेफरेंसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें ज़रूरी पता हो कि आपने जब इसको कोड करना है तो जर्नल जो है उसके हवाले से जर्नल का नाम पता हो, उसका वॉल्यूम, इशू नंबर और उसके पेजेस, जिन पेजेस पे वो पब्लिश हुआ है। तो इसके पेज नंबर 8 पे आइएगा ज़रा प्लीज़। और जनरल की अगर DOI मिल जाए वो सबसे बेस्ट है, यानी डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जो है वो अगर मिल जाए वो सबसे बेस्ट है। तो इसमें पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है गैरी R 2000 और उसका टाइटल आ रहा है टेम्पो ट्रेनिंग फॉर फ्री स्टाइल, और उसका जर्नल ऑफ स्विमिंग टेक्निक है, और उसका वॉल्यूम जो है वो 34 एडिशन 1 है, और पेज नंबर 40 to 42 है। ठीक है, यहाँ पे ये डिस्कशन हो रही है इस आपने कैसे एक आर्टिकल को कैसे रेफर करना है, उसका ये एग्जांपल है। बाकी इसका रसूल वही है, जैसे आप डबल ऑथर्स को, ट्रिपल ऑथर्स को करते हैं, सेम रसूल यहाँ पे लागू होता है कि आप इसी यहाँ वही करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि जो जनरल होता है उसके नाम को अटैलिक लिखा जाता है, और इसका जो जनरल का एडिशन होता है उसको भी अटैलिक लिखते हैं। ठीक है, जनरल जनरल का जो वॉल्यूम होता है, सॉरी, उसको भी प्रिंसिस में ब्रैकेट्स में हम ब्रैकेट से पहले आता है उसको टैली करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो उसका एडिशन होता है, अगर आप गौर करें इसमें 1 जो वो टैलिक नहीं है, 34 टैलिक है। यानी इट मीन्स कि इसका जो वॉल्यूम है वो अटैलिक है, लेकिन उसका जो एडिशन है ना 1, वो अटैलिक नहीं है, नॉन अटैलिक है। तो ये नॉन अटैलिक होगा, और जो इसका जो भी वॉल्यूम है वो हम अटैलिक करेंगे जब हम इसको लिखेंगे। बाकी इसके रूल्स वही हैं कि अगर 1 ऑथर है, 2 ऑथर्स है, 3 ऑथर्स हैं, तो आप उसको वैसे ही कोड करेंगे जैसे बुक्स में कोड करते हैं। ठीक है, और आखिर में अगर आप उसका DOI दे दें, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, तो वो सबसे बेस्ट है। उसमें फिर ये होता है कि आपको रेफरेंस नहीं देना पड़ता। अदरवाइज इसके नीचे आपको एक रेफरेंस मिल रहा है, जॉन्स HM, मेके जे, अल्वारेडो F। तो ये काफ़ी लंबा रेफरेंस है बेसिकली। तो इसमें आप देखिए, इसमें DOI नंबर नहीं दिया हुआ, बल्कि उसकी बजाय उसने क्या दिया हुआ है, वेब रेफरेंस दिया हुआ है, HTTP दिया हुआ है। ये मिल रहा है आपको? ये देखें, जॉन्स, HM, मिकी और अल्वारेडो, क्लॉथ और जॉर्डन। तो ये काफ़ी सारे लोग हैं। 2005 में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है द डिटेक्शन ऑफ स्टेबिलिटी, और उसका आगे उसका जनरल नेम है, और फर्दर उसका 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 वॉल्यूम है, एडिशन है, और फिर रिट्रीव फ्रॉम कहाँ से आपको ये मिला है वो आप बताएंगे। यानी अगर आपके पास DOI नंबर नहीं है और आपने ऑनलाइन सोर्स से ये डाटा लिया है, तो फिर आप यहाँ पे उसका पूरा रेफरेंस देंगे उस पेज का या उस वेबसाइट का जहाँ से आपको ये मिला है। और ये एग्जैक्ट वो होना चाहिए जिससे आर्टिकल ओपन हो। मैं फिर कह रहा हूँ, इससे ये पेज देने का मतलब ये है कि आपका इस रेफरेंस से, वेब रेफरेंस से डायरेक्ट आपका आर्टिकल ओपन होना चाहिए। तो ये बेटा था APA फॉर्मेट, जिसके तहत हम जो सेकंड यूनिट है अपना, जिसे हम लिटरेचर व्यू कहते हैं, उसको बनाते हैं और उसमें साइट करते हैं, फिर रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं। और जो बेटा रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी है, इसमें डिफरेंस ये होता है
रेफरेंसेस में आपका जो वर्क होता है जिसे हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं, उसमें जितने भी आपने साइटेशंस दी होती हैं, उनको लिए आपके लिए मस्ट है कि आप 100% उसको रेफरेंस लिस्ट में इंक्लूड करें, जो जो भी आपने साइटेशंस दी हैं, यानी जिन जिन लोगों को आपने वहाँ पे एनलिस्ट किया है नाम, कि इनकी ये बात कह रहा है, कोई ये बात कह रहा है, कोई ये बता रहा है, कोई एडवांटेज बता रहा है, कोई डिसएडवांटेज बता रहा है, कोई टाइप्स बता रहा है, कोई इम्प्लीकेशन बता रहा है, जो भी डिस्कशंस हो रही हैं और जो भी आपका लिटरेचर व्यू है, जो भी उसके पॉइंट्स हैं, जो भी टॉपिक सब टॉपिक्स हैं, उसके अंदर जिन जिन को भी आपने रेफर किया हुआ है, उसका 100% जो रेफरेंसेस है वो रेफरेंस लिस्ट के अंदर होना चाहिए। और बेटा बिब्लियोग्राफी जो होती है उसमें आप रेफरेंसेस प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि आप ये बताते हैं कि ये नंबर ऑफ बुक्स हैं जो मैंने अपना काम प्रेजेंट करने के लिए पढ़ी हैं। बिब्लियोग्राफी इज द लिस्ट ऑफ बुक्स ओनली। बिब्लियोग्राफी में फिर कह रहा हूँ कि आप वो काम वहाँ पे लिख सकते हैं बिब्लियोग्राफी में जो आपने जस्ट रीडिंग की होती है, आपकी जो रीडिंग्स है ना पर्सनल, उन रीडिंग्स को आप कोट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं इन द लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी। तो कुछ लोग रेफरेंसेस भी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर तो रेफरेंसेस तो मस्ट है ना, कुछ लोग बिब्लियोग्राफी भी यूज़ करते हैं कि लिस्ट ऑफ बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें जो उन्होंने अपने आर्टिकल्स को लिखने के लिए पढ़ी होती हैं या अपनी थीसिस की रिपोर्ट राइटिंग की होती है उसको पढ़ने के लिए और उसको करने के लिए पढ़ी होती हैं, तो वो उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपके सारे रेफरेंसेस थे, साइटेशन थी और रेफरेंसेस थी, उसकी ये डिस्कशन थी जो कल रह गई तो आज पूरी हो गई है। अब जो अगला टॉपिक है वो बेटा आ रहा है आपके सॉर्ट ऑफ आज के टॉपिक के हवाले से उसमें बात करना चाह रहा हूँ आज। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, सॉरी मैं थोड़ा पास कर रहा हूँ, मैं 1-2 मिनट बाद आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ।